हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करेंगे सब बच्चे अच्छे हैं और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। फाइनली आज हम पहुंच चुके हैं हमारे चैप्टर नंबर 9 पर, दैट मीन्स यूनिट नंबर फर्स्ट पर 9 पर। फर्स्ट से स्टार्ट हुए थे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ। आज हम 9th पे पहुँच चुके हैं। 9th डे है आज हमारा, जिसके अंदर हम बात करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट होता क्या है। यहाँ से एक पर्टिकुलर 2 क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक एग्जाम के अंदर। एक तो इसके काजेज पूछे हुए हैं कि कारण क्या है कि स्ट्रेस होता है, दूसरा इसकी टेक्निक्स क्या है कि जिससे हम क्या कह सकते हैं कि हम अपने स्ट्रेस को रिमूव कर सकते हैं, राइट। अच्छा, स्ट्रेस मैनेजमेंट का ये जो पोस्टर है आपको सबसे लास्ट में समझ में आएगा, क्योंकि ये स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक्स क्या पोस्टर मैंने लगाया, क्योंकि चैप्टर का नाम ही स्ट्रेस मैनेजमेंट है। तभी तो हम कहेंगे कि स्ट्रेस मैनेज हम इस तरीके से कर सकते हैं। चलो बता देते हैं आपको इस चैप्टर में क्या डिस्कस करेंगे। मीनिंग, डेफिनेशन पढ़ेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट के, कॉजेज पढ़ेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंट्रा और एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रेस होते हैं, ठीक है। और हमारा जो स्ट्रेस के परिणाम क्या होता है जब हमें स्ट्रेस होता है, तो स्ट्रेस 2 ही पॉइंट ऑफ व्यूज हो सकता है, या तो हमें पॉजिटिव स्ट्रेस होता है या नेगेटिव स्ट्रेस होता है। आप सोच रहे होंगे मैम पॉजिटिव स्ट्रेस कैसे हो सकता है, स्ट्रेस ही बोल दिया, दैट मीन्स हम क्या है, अनकंफर्टेबल है। स्ट्रेस का मतलब पहले समझ लेते हैं क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं नॉर्मल लाइफ से हमारी जो लाइफ होती है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। जैसा हम अपना जीवन में व्यतीत कर रहे हैं वो व्यतीत एक कांस्टेंट लेवल पे नहीं चलता, कभी उतराव आते, कभी चढ़ाव आते, कभी उतराव आते, कभी नॉर्मल चलता है, कभी फिर ऊपर नीचे आ जाता है। जैसे कि शेयर्स बाजार में होता है कि शेयर की वैल्यू जब बढ़ रही है, घट रही है, जब बढ़ती है तो ऑब्वियस सी बात है आप खुश हो जाते हैं, है ना। जब कम होती है तो आपको टेंशन होनी शुरू हो जाती है कि हाय अब क्या करेंगे, हमारा पैसा डूबता जा रहा है। कुछ स्ट्रेस हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि हमारी जो कंफर्ट जोन था वो अब कंफर्ट जोन किस में चला गया है, डिसकंफर्ट में चला गया है ना, डिसकंफर्ट में चला गया। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। अब पॉजिटिव कैसे हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल आप सभी बच्चों ने एग्जाम आपके मान लीजिए दिसंबर के अंदर है, आप सभी बच्चों ने दिसंबर में मान लीजिए 24 तारीख को आपका पेपर है, ठीक है। आपने पढ़ना शुरू किया 20 तारीख को, स्टार्टिंग की बुक आपने स्टार्टिंग से यही सुन रही है। MCQ 01 की 1 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ठीक है। इन सब को आपने मतलब पेपर 24 का है, आपने 20 तारीख को बुक उठाई है, तो कहीं ना कहीं आपको एक स्ट्रेस होगा नहीं होगा, मीन्स कि अंदर एक बेचैनी सी होगी, ठीक है, नर्वसनेस होगी, है ना। तो कहीं ना कहीं क्यों होगी, क्योंकि एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं, कंपटीशन बहुत टाइट है, तो ऑब्वियस ही बात है आपको पहले से पढ़ना शुरू होना चाहिए था। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो 1 महीना पहले शुरू हो गए होंगे, मान लीजिए 25 नवंबर को शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो उनके ऊपर ये स्ट्रेस है कि उनके माइंड में ये चल रहा है कि आज के टाइम में मार्क्स को ग्रैब करना बहुत मुश्किल है। इवन मैं कहूँ कि अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जैसे UPSC हो गया, है ना, सबसे बड़ा टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। अब इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए जो बच्चों के माइंड में जो चलता रहता है ना, वो स्ट्रेस का पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि उनके माइंड में ये चल रहा है कि हाँ एग्जाम के अंदर अच्छा परफॉर्म करना है। उस अच्छा परफॉर्म करने के लिए वो क्या करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे। दैट मीन्स अपने रिजल्ट को जैसा आप सोच रहे हैं वैसा अचीव करने के लिए, ठीक है, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा अचीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और हार्ड वर्क क्या मतलब क्या है कि आपकी प्रोडक्टिविटी हो गई, या मैं कहूँ कि आपकी एफिशिएंसी होगी, दोनों को सभी चीज़ों को क्या कर रहा है, एनहांस कर रहा है। तो ये होता है पॉजिटिव स्ट्रेस। जब आपकी हार्ड वर्क, जब आपकी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी एनहांस होती है किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके, उसे बोलते हैं पॉजिटिव स्ट्रेस, ठीक है। नेगेटिव स्ट्रेस क्या कहते हैं ये समझ लेते हैं। नेगेटिव स्ट्रेस का मतलब होता है जब आपकी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने में रोक लगाती है। जैसे कि मैं कहूँ कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और आपकी ड्यूटी अभी फिलहाल पंजाब के अंदर है, कुछ टाइम के बाद आपकी ड्यूटी को क्या कर दिया गया, कहीं दूर चला भेज दिया गया, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश भेज दिया, या फिर मैं कहूँ कि नागालैंड शिफ्ट कर दिया, मीन्स कि बहुत दूर। ये तो इधर होगी भारत के इधर वाले एरिया में, ये बिल्कुल ईस्ट साइड हो गए, बिल्कुल टचिंग पॉइंट। तो आप अपनी फैमिली से बिल्कुल इतनी दूर जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक माइंड के अंदर स्ट्रेस होगा, है ना, एक माइंड के अंदर हलचल होगी, डिस्कम्फर्ट जोन आ जाएगा। तो इसे हम बोलेंगे नेगेटिव स्ट्रेस, जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस करते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रेफर टू द bodily strain that an individual feel as a result of the copy with some environment factor। क्या कह रहा है कि एक ऐसा शरीर के अंदर तनाव या फिर मैं कहूँ कि दबाव महसूस होता है, जो कि आपको क्यों होता है, क्योंकि इंडिविजुअल ये चाहता है कि आपके इन्वायरमेंट में जो है उसके साथ मैच मिलाने में आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, है ना। एफर्ट करने से आपको थोड़ा सा यही बात है ना कि आपकी जो डेली रूटीन है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो रही है।
स्ट्रेस इज अ फीलिंग ऑफ द डिस्कम्फर्ट ऑफ द स्ट्रेन। डिस्कम्फर्ट होना दैट मीन्स थोड़ा सा तनाव महसूस होना, या फिर आपकी डेली रूटीन डिस्टर्ब हो रही है। द अफेक्ट बोथ द माइंड एंड बॉडी, जो आपकी माइंड और बॉडी दोनों को अफेक्ट करती है। स्ट्रेस ऐसा पॉइंट है, देखो स्ट्रेस होता है एक आपकी एक एंजाइटी होती है, ठीक है, एक आपका डिप्रेशन होता है, तीनों में फर्क है। कभी आप सोचे एक ही होते हैं, नहीं। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस के अंदर क्या होता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज प्लस साइकोलॉजिकल फैक्टर दोनों पर इफेक्ट पड़ता है। बट एंजाइटी की बात की जाए, यहाँ पर भी दोनों के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, आपकी साइकोलॉजिकल लेवल पे भी और आपकी फिजिकल में। फ़र्क क्या होता है कि देखो एंजाइटी का मतलब होता है कि आप ओवर थिंक कर रहे हैं, ठीक है, या फिर ओवर थिंक किस लिए होती है कि आपका रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं चल रहा, मीन्स की लड़ाई झगड़ा हो रही है, ठीक है, या फिर आपको कोई हेल्थ इशू है, ठीक है, कोई बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी जैसे कैंसर हो गया और HIV हो गया, इन चीज़ों की जैसे बीमारी है, तो आप उसके रिगार्डिंग बहुत चीज़ें सोचते हो, ठीक है। कोई एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आप ज़्यादा सोच रहे हो, बाकी एज इट इज़ नॉर्मल है, मीन्स कि आप ओवर थिंक ज़्यादा करते हो, जिसके कारण आपकी जो बॉडी के अंदर जो मूवमेंट है, जो फिजिकली मूवमेंट है, वो कैसे हो सकती है, आपको आपकी हार्ट बीट इंक्रीज हो सकती है, आपको घबराहट हो सकती है, आपको पसीना आ सकता है, ये सभी चीज़ें एंजाइटी में होती है। स्ट्रेस क्या होता है कि बच्चे स्ट्रेस एक कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगी कि आप जो डेली पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं ना, मीन्स कि आपका टाइम डेली पे वर्क कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आपका टारगेट है कंप्लीट नहीं हो रहा। जैसे मैं आपको सजेशन दूंगी, आपके इवन डेली लाइफ के अंदर भी आप हमेशा अपनी, जैसे मैंने बताया कि आपको अपने काम करते वक्त ना ये पता होना चाहिए कि आपको नेक्स्ट डे क्या करना है, हर एक प्लान होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको मेरा शो करके दिखाती हूँ, अगर आपको दिख रहा है तो, कि जैसे जैसे मैं आपको मेरा पूरा डेली रूटीन ऐसे लिखा होता है, ठीक है, पूरी डायरी इसी से फील होती है। जो मेरे लूप होल्स होते हैं, या फिर मैं कहूँ कि जो मैंने काम नहीं किया, गलत किया है, अपना टारगेट अचीव नहीं किया, वो मेरी ब्लैक डायरी में होती है। इसके अंदर सारे के सारे मेरे क्या है, सारे के सारे नेगेटिव पॉइंट्स है, इधर साइड मेरे सारे पॉजिटिव पॉइंट्स है, उनके ऊपर मैं वर्क करूँगी तभी तो मेरा स्ट्रेस रिलीज होगा ना, है ना। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम डिस्कम्फर्ट जोन में तभी आएंगे जब हमारे टारगेट्स अचीव नहीं होते, जो हम सोचते हैं वो अगर हमें नहीं कंप्लीट हुआ तो हमें फ्रस्ट्रेशन होती है, फ्रस्ट्रेशन के बाद स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी, ये सभी होना शुरू हो जाती है, ठीक है। समझ में आ रहे हैं, समझ में आ रहा है। डिप्रेशन का मतलब क्या होता है कि कुछ चीज़ें होती है, कई बार अगर आपके साथ अच्छा होता है तो आपके जो मूड होता है वो बड़ा अच्छा होता है, आप हंसते मुस्कुराते हो। जब आप नीचे, आपका डिप्रेशन लेवल नीचे डाउन हो जाता है तो आप क्या हो जाते हैं, नाराज़ होते हैं। जस्ट लाइक ए बॉल, ठीक है, जस्ट लाइक ए बॉल, बॉल ऊपर जाती है, बॉल नीचे जाती है, ठीक है, जस्ट लाइक ए शेयर मार्केटिंग पॉइंट हुआ, मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, ठीक है। स्टूडेंट का एग्जाम्पल मैंने दे दिया पॉजिटिव स्ट्रेस की पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर स्टूडेंट को अच्छे मार्क्स ग्रैब करने हैं तो उनको पुट एक्स्ट्रा वर्क को एक्स्ट्रा एफिशिएंसी के साथ उनके यहाँ पर काम करना पड़ेगा, ठीक है। नेगेटिव क्या बताया मैंने कि अगर कोई टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज आ रहा है, ठीक है, एम्प्लॉयर को कुछ नया चीज़ सीखने के लिए बोल रहे हैं, अगर नहीं सीखा तो तुम्हारा टर्मिनेट हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव है ना, राइट। रिजल्ट एज द टेक्निकल इन्वेंशंस ऑफ द वर्किंग सेटअप, आपकी जो वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको ट्रांसफ़र कर रही है, ठीक है, ट्रांसफ़र करने की पॉलिसी ऐसी हो गई कि बहुत दूर भेजना पड़ रहा है, ठीक है, जिसके कारण आप अपने घर से बहुत दूर जा रहे हैं। तो जिसके मतलब ओवरऑल कहने का मतलब जहाँ पर आपका जो मूड है वो बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाता है, ठीक है, आपकी जो कंफर्ट जोन था वो आपसे छीन लिया जाता है, ठीक है। ट्रांसफ़र द पॉलिसी की, ट्रांसफ़र करने की जो पॉलिसी है वो अप्लाई कर दी गई है। जो पहले एम्प्लॉई हमारे पास थे उनको दूर भेज दिया गया, दूर वालों को अपने पास ले आए हैं, उनके लिए ठीक है, बट यहाँ के लिए थोड़ा सा स्ट्रेस हो गया, है ना। चलो, तो मीनिंग ऑफ स्ट्रेस आपको भी समझ में आ गया होगा कि क्या कहते हैं कि रेफर टू अ टेक्निक, एक ऐसी टेक्निक है, क्योंकि स्ट्रेस हमने पढ़ लिया, स्ट्रेस होता क्या है। मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि ऐसी टेक्निक्स का यूज़ करना, एक ऐसी स्ट्रैटेजीज का यूज़ किया जाता है जो कि कंट्रोल करता है, जो कि रिड्यूस करता है हमारे स्ट्रेस को, ठीक है। जैसे कि बोला जाता है कि अगर सुबह डेली एक्सरसाइज करते हैं तो हम अपने दिन की शुरुआत बहुत एक एनर्जी के साथ करते हैं, है ना। अच्छा, ये भी बोला जाता है, एक सेकेंड, ये भी बोला जाता है कि आप अगर अपना टाइम मैनेजमेंट, टाइम शेड्यूलिंग बना के रखते हो कि हाँ मुझे ये काम इतने टाइम में करना है, ये काम इतने टाइम में करना है, तो तब भी आप अपने टाइम को मैनेज बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो बहुत सारी डेफिनेशन दी है, उनमें से एक हमने ली है डेफिनेशन, फ्रेड की ली है। क्या कहते हैं, स्ट्रेस इज द बॉडी रिस्पॉन्स, आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स होता है टू द आउटसाइड सिचुएशन। जो भी आपके सामने स्टिमुलस होता है, स्टिमुलाई होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी सिचुएशन होती है, उसके रिगार्डिंग आपका रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, विच कैन बी कॉज ऑफ फिजिकल, इमोशनल एंड बिहेवियर चेंज इन द पीपल एट अ वर्क, जो कि आपके फिजिकल हुआ, इमोशनल हुआ, साइकोलॉजिकल, जैसे हम कहेंगे आपके बिहेवियर में चेंज दिखाता है, ठीक है। अच्छा, रीज़न जान लेते हैं क्यों ऐसा होता है। ये अभी मैं मोटा मोटा पढ़ाऊंगी क्योंकि इसको अभी आगे हम इन डेप्थ में पढ़ेंगे कि काजेज क्या है, ठीक है। चलो हम पहले यही पढ़ लेते हैं, काजेज क्या होते हैं।
ये काजेज है। सबसे पहले नीचे पढ़ते हैं। स्ट्रेस इज द स्टेट वेयर द पर्सन फील द ओवरवेल्म एंड और द अनकैपेबल टू कॉप विद डिमांड। दैट मीन्स आप इतने असक्षम हो जाते हैं, इतने आप मतलब असमर्थ हो जाते हैं कि आप अपने डिमांड के साथ अपना मेल जोल नहीं बिठा पाते, जिसके कारण आपको मेंटली और आपको फिजिकली क्या करना होता है, आपको स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयर ने बोला है कि एम्प्लॉय को कि आज आपको 1000 यूनिट्स क्या करनी पड़ेगी, प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, जो कि इनकैपेबल है। अगर आपने नहीं की, इसने ये भी ऑर्डर पास कर दिया, अगर आपने नहीं की आपकी सैलरी क्या कर दी जाएगी, हाफ कर दी जाएगी आज की। तो ये बहुत ज़्यादा ऑब्वियस ही बात है, अनरियलिस्टिक टारगेट रखा, एकदम से आपको बताया, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं इस एम्प्लॉय के माइंड के ऊपर स्ट्रेस हुआ या नहीं हुआ। तो ये सभी काफ़ी सारे कारण हैं जो कि स्ट्रेस के बनते हैं, ठीक है। अच्छा, स्ट्रेस कैन बी ट्रिगर्ड बाय द वेरियस फैक्टर। काफ़ी सारे फैक्टर से आपको स्ट्रेस होता है। सबसे पहले जो स्ट्रेस होता है वो आपका इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन से होता है, ठीक है, मीन्स कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के विदिन होता है। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके आउट ऑफ साइड होते हैं, दैट मीन्स इसके ऊपर बहुत कम कंट्रोल होते हैं। ये एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपको आता है। इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर का मतलब क्या है, एक तो इंडिविजुअल फैक्टर होते हैं, एक आपके ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर होते हैं। इंडिविजुअल फैक्टर होता है मीन्स कि पर्सन से रिलेटेड के बारे में बात की जाए, पर्सन कैसा है। पर्सन देखो काफ़ी तरह की हमने बात किया है, पर्सन काफ़ी तरीके होते हैं कि इंडिविजुअल का बिहेवियर के अंदर में भी डिस्कस किया था, परसेप्शन के अंदर भी डिस्कस किया था कि किसी एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग जो इंसान के सोचने समझने की प्रक्रिया होती है वो सबकी अलग अलग होती है। इसके अंदर एग्जांपल लिया था मैंने 6 और 9 का। अगर कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है उसको 9 दिखेगा और कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है तो उसको 6 दिखेगा। मैंने 0 बोला, 0 से मैंने आपको क्या बताया था कि किसी को 0 नज़र आ रहा है, ठीक है, किसी को ये क्या है सर्कल नज़र आ रहा है, मैंने बोला नहीं था 0, मैंने ये शेप बनाई थी ओ की, ठीक है, किसी को ये अल्फ़ाबेटिक नज़र आ रहा है, मीन्स कि एक इन्फॉर्मेशन है, बट सोचने की विचारधारा, सोचने का जो आउटपुट आपको दिखाई दे रहा है वो सभी बच्चों का अलग अलग है। तो हमने बताया था कि जो स्ट्रेस होता है हर एक पर्सन की, जो पर्सनैलिटी के अंदर भी मैंने डिस्कस किया था, पर्सनैलिटी काफ़ी सारी डिस्कस की थी हमने, इसकी थ्योरी डिस्कस की थी हमने, इसके डिटर्मिनेंट्स डिस्कस किए थे कि कैसे कैसे आपकी पर्सनैलिटी बनती है। तो यहाँ पर आपकी जो पर्सनैलिटी है इंडिविजुअल हर एक पर्सन की अलग अलग होती है, हर एक पर्सन की सोचने की विचारधारा, सोचने का जो काम होता है, प्रोसेस होते हैं वो अलग अलग होती है। जैसे कि टाइप ए जो पर्सन होते हैं, हमारा थ्योरी का है ये, हमारा जो जैसे कि पर्सनैलिटी की जो थ्योरी है, टाइप ए जो पर्सन होते हैं वो ज़्यादा के ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, वो हर काम करने के लिए अग्रेसिव होते हैं, वो मतलब शांति से नहीं बैठ सकते। बट टाइप बी वाले पर्सन कैसे होते हैं, वो बिल्कुल काम रहते हैं, शांत रहते हैं, जो चल रहा है चलने दो, आराम से करेंगे हम लोग, है ना। तो स्ट्रेस लेवल आल्सो डिपेंड करता है, अगर ऐसे कुछ पर्सन है तो उनको ज़्यादा स्ट्रेस होता है। ऐसा क्यों, पता है क्यों? क्योंकि वो हमेशा अशांत रहते हैं, ठीक है, हमेशा एक एनर्जी में रहते हैं, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते रहते हैं, उन सबको मैनेज कर पाना थोड़ा सा स्ट्रेसफुल होता है। तो इसलिए एज फैक्टर भी, हेल्थ भी, एजुकेशन भी, जॉब नेचर भी, सारे के सारे मैटर फैक्टर करते हैं कि हाँ आपको स्ट्रेस किस लेवल पॉइंट से हो रहा है। किसी की हेल्थ ख़राब हो सकती है, किसी को एजुकेशन नहीं होती, किसी को इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो भी स्ट्रेस हो जाता है ना, किसी की जॉब लोकेशन दूर हो जाती है तो भी स्ट्रेस आता है। फैमिली प्रॉब्लम के बारे में बात की जाए, फैमिली प्रॉब्लम क्या हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, मम्मी पापा के बीच में, आपके बीच में भी कभी झगड़ा होता है ना। इवन मैं कहूँगी मैरिटल स्टेटस में भी काफ़ी क्या बार होता है कि पति पत्नी के बीच में जो लड़ाई झगड़ा होती है, हस्बैंड वाइफ के बीच में जो लड़ाई झगड़ा होता है, वो कहीं ना कहीं आपके वर्किंग के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई वर्किंग लेडी है, वर्किंग मैन है, वो घर से मतलब झगड़ा हुआ है, अब वो ऑफिस में जा रहा है, तो उसका जो मूड है वो स्विंग हुआ मिलेगा, इसकी बहुत ज़्यादा सैडनेस मिलेगी, तो जो कि कहीं ना कहीं उसकी प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट करेगा, है ना। उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जैसे जो कि हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम के अंदर भी डिस्कस करेंगे कि पैसे तो है भाई कम, उसकी सैलरी तो है बच्चे बहुत ज़्यादा कम, मान लीजिए सैलरी है 12,000 रुपये और महीने का खर्चा है भाई 15 से 18,000, अब उसकी सैलरी अभी तक आई नहीं है, पेरेंट्स को मेडिसिन दिलवा के लेके आनी, दवाई दिलवा के ले आनी है, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आ सकती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम जिसे हम कहेंगे, है ना, कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, इनकम कम है, जो कि आपकी पर्टिकुलर डिमांड को मीटअप नहीं कर पा रहे, जिसके कारण कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, है ना, स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है कि अब किया तो क्या किया जाए, कैसे मेरी इनकम को मैं अनाउंस करूँ, है ना। लाइफस्टाइल भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, मीन्स कि एकदम से आपकी स्टाइल के अंदर चेंज आना। मान लीजिए कि आपकी जो पहले वर्किंग आवर्स थी, ठीक है, वो सुबह 8 से 2 बजे तक की थी, जैसे ही कुछ टाइम के बाद वो 2 से कितने की हो गई है, 2 से शाम के 6 घंटे, 4 घंटे, यहाँ पे 6 और 4 8, शाम के 2 से 8 हो गई, जो कि आपकी पूरी डेली रूटीन को आपने उसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया।
सडनली आपकी जो रूटीन में चेंज होना, ये भी आपके स्ट्रेस का कारण होती है। अगर मैं कहूँ कि आपको रात को पढ़ना है, सुबह सोना है, रात को पढ़ने में बहुत ज़्यादा, हाँ क्या होगा समझ में मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ, है ना, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल पहले भी दिया था, है ना। लाइफस्टाइल में एकदम से फ्रिक्वेंट जॉब चेंज हो जाती है, ठीक है। आप कहीं आज अगर दिल्ली में काम कर रहे हो, कल आपको यूपी में भेज दिया जाए, तो कहीं ना कहीं आपके स्ट्रेस का कारण बन जाता है ना। अच्छा, रोल डिमांड सबसे इंपॉर्टेंट, आप मोस्ट ऑफ इसको फेस करते होंगे। अब एट स्टेज में मुझे लग रहा है कि सभी बच्चे, किसी के भाई हैं, किसी की बहन है, ठीक है, अगर जिनकी शादी हुई है वो किसी के पेरेंट्स भी हो सकते हैं, वो किसी की हस्बैंड भी हो सकते हैं, किसी की वाइफ भी हो सकते हैं, और सोशली भी आप अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करते हो। इतने सारे रिलेशन को मेंटेन करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। अगर आपकी फैमिली मेंबर से किसी से भी से झगड़ा हो जाए, या फिर मैं कहूँ कि बाहर अपने फ्रेंड से झगड़ा हो जाए, या फिर ऑर्गेनाइजेशन में आपका कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप अपने पूरे ओवरऑल डेली रूटीन के अंदर इम्पैक्ट डालेंगे। कभी नोट किया इस बात को कि अगर आपके मान लीजिए आपके भाई से झगड़ा हो गया, ठीक है, या फिर आपके पापा से झगड़ा हो गया, तो क्या होगा, वो सारा दिन दिमाग में चलता रहेगा। आपका जो रोल है वो अलग अलग फील्ड में अलग अलग है, बट फिर भी आप अपनी एक्टिविटी को उस तरीके से नहीं कर पाएंगे अगर आपका किसी भी फैक्टर से प्रॉब्लम्स हो रही है। तो क्या कह रहे हैं, जजिंग द मल्टीपल रोल इन अ लाइफ, दे प्ले द रोल ऑफ द फैमिली हेड। फैमिली हेड भी हो सकता है, हस्बैंड भी हो सकते हैं, फादर भी हो सकते हैं, ब्रदर भी हो सकते हैं, सन भी हो सकते हैं। इसी तरीके से आप फीमेल का भी कर सकते हैं, ठीक है। इन सोशल लाइफ दे प्ले द रोल ऑफ द क्लब मेंबर भी हो सकते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिटीज़ भी होती है, जैसे फ्रेंड सर्कल में भी होती हैं, ठीक है। तो ये भी आपके कई बार होते हैं, हर्डल क्रिएट कर देते हैं। ये तो हो गए इंडिविजुअल के फैक्टर से, इसके एक इंसान के फैक्टर से। ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर के बारे में बात की जाए तो ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर के अंदर आ जाता है आपके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सभी एक्टिविटीज़, जैसे कि आपको रिसोर्सेज कितने अवेलेबल है टारगेट को अचीव करने के लिए, ठीक है, आपके पास स्ट्रैटेजी अवेलेबल है या नहीं, आपके पास पॉलिसी है या नहीं, आपके पास मैन पावर है या नहीं है, आपके पास वर्किंग इन्वायरमेंट है या नहीं है कि इस पर्टिकुलर टास्क को मैं कंप्लीट कर सकूं। अगर आपके पास ये सभी चीज़ों की स्कैरिटी सी है, ठीक है, इसकी कमी नज़र आ रही है, तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकती हूँ कि आप क्या करने वाले हैं, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं करेंगे। और एम्प्लॉयर ने बोला है कि आज के आज ही मुझे 1000 यूनिट को प्रोड्यूस करके देनी है, अगर वो नहीं की तो आपकी सैलरी आप होगी। तो ये सभी के सभी कैसे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स हैं। अब इनको तोड़ तोड़ के पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ, ऑर्गेनाइजेशन गोल हो गया, ठीक है। गोल आपका अनरियलिस्टिक है, 1000 यूनिट पर, अभी आपको 9 बजे नोटिस दिया और आपकी 2 बजे तक आपका वर्किंग टाइम है, तो 9 से 2 तक के बीच में मीन्स कि आपके पास केवल 5 घंटे 1000 यूनिट को प्रोड्यूस करने हैं। मैनेजमेंट का सिस्टम हो सकता है, जैसे कि मैनेजमेंट ने ये कह रखा हो कि आपका जो कम्युनिकेशन है, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप फॉर्मल कम्युनिकेशन से फॉलो करेंगे। और फॉर्मल कम्युनिकेशन तो आपको पता ही है, एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है, क्योंकि हमने इसको फर्स्ट सेकंड चैप्टर में किया था, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के अंदर किया था कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर 2 तरीके से होता है, फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल में बिल्कुल टू द पॉइंट आपको स्टैंडर्डाइज प्रिस्क्राइब फॉर्म में आपको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, आपका स्ट्रक्चर क्या है, फॉर्मल एंड फॉर्मल इनफॉर्मल क्या, प्रोसेस कैसी है, डिज़ाइन कैसा है, ठीक है। ये सभी चीज़ें क्या है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स हैं जो कि आपको स्ट्रेस क्रिएट करने में हेल्प करती है। वर्किंग कंडीशंस हो गया, पुअर कंडीशन है, जैसे कि नॉइजी हो गया, बहुत ज़्यादा शोर है, अनसेफ है, क्राउडेड एरिया है, जो कि आपके स्ट्रेस को इंक्रीज कर देती है। ऑर्गेनाइजेशन के जो टास्क हैं पूरी तरीके से डिफाइन नहीं है, ठीक है, आपको प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के रिगार्डिंग कमी नज़र आ रही है, जो कि आपको अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो ऑब्वियस ही बात है ना, ऑब्जेक्टिव कहाँ, एम कहाँ अचीव होगा आपका, नहीं होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी या फिर स्ट्रेटेजिक पॉलिसी होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब क्या है, जो आपको कंट्रोल करने वाले ने कहा है कि अगर ये देखो ये टॉप लेवल पढ़ा था हमने कि अगर लोअर लेवल को कोई दिक्कत है तो पहले मिडिल को, फिर मिडिल के बाद टॉप को, इसकी काफ़ी लंबे प्रोसेस होते हैं, ठीक है। आपके स्ट्रक्चर डिज़ाइन होते हैं कि आपका स्ट्रक्चर कैसा है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अगर मैं कहूँ कि मुझे इस तरीके से प्रोसेस से गुजरना है, मुझे 8 स्टेप से मुझे अपनी प्रॉब्लम को लेके जाना है, तो मैं क्या सोचूंगी, रहने दे, इससे अच्छा तो होने दो प्रॉब्लम, ऐसा होता है। तो ये सभी चीज़ें क्या है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्पैक्ट डालती हैं। कम्युनिकेशन का मैंने एग्जांपल दे दिया। ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एंड द स्टाइल के अंदर आ जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन लाइफ साइकिल के बारे में, लाइफ साइकिल का मतलब होता है कि आपकी जो बिजनेस है किस स्टेज पे पहुंची हुई है, इंट्रोडक्शन में है या फिर ग्रोथ में है, या आपकी सेचुरिटी लेवल पे है, फिर डिक्लाइन में आ रही है। अगर वो डिक्लाइन की पोजीशन पे आ जाती है तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को दिक्कत होती है, ग्रोथ के टाइम में भी दिक्कत होती है, डिक्लाइन के टाइम में भी दिक्कत होती है, कि ग्रोथ से ऊपर लेके जाना है, डिक्लाइन से बचाना है हमें।
स्ट्रेस है या नहीं स्ट्रेस है। और ये सारा का सारा जब ये क्या पता है कब होता है, सेल्स एजेंट का इसमें बेस्ट एग्जांपल रहने वाला है। जो इंश्योरेंस के जो सेल्स एजेंट होते हैं उनको अपने क्लेम्स को रिसीव करने में, मीन्स कि जो एम्प्लॉयर इंश्योरर होते हैं वो जो जिन्होंने इंश्योरेंस करवाया है उनसे अपना क्लेम रिसीव करवाना होता है, पता है इस बात का। और उनको क्लेम रिसीव करवाने में आपने बहुत सारी मूवी में देखा होगा कि हाँ आज नहीं कल देंगे, कल नहीं परसों देंगे। तो जब से सबसे ज़्यादा स्ट्रेस आपके एजेंट्स के ऊपर होता है कि उन्होंने कितना कलेक्शन किया है, उन्होंने कितने टारगेट्स को अचीव किया है, ठीक है। ग्रुप डायनामिक, दैट मीन्स ग्रुप आपका बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, आप एक ग्रुप में काम करते हैं बट आपको उस ग्रुप से मैच होती ही नहीं फीलिंग्स, इवन वो आपको नहीं समझ पा रहे, आप उनको नहीं समझ पा रहे, तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ना, कॉन्फ्लिक्ट जहाँ पे रेज होते हैं वहाँ पे स्ट्रेस होना क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स। एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर का मतलब क्या है, जो आपके कंट्रोल में नहीं होती। जैसे कि मैं इसके अंदर यहाँ पे कह सकती हूँ कि पॉलिटिकल जो चेंजेस आते हैं, इकोनॉमिक कंडीशन जो चेंजेस आती है, इन्फ्लेशन आता है, डिफ्लेशन आते हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती है, लीगल रेगुलेशंस होती हैं, सोशल एंड कल्चर शिफ्ट्स होती हैं। ये सारे के सारे आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स हैं जो कि आपने स्टार्टिंग से ये चीज़ें पढ़ते आ रहे होंगे। जैसे कि टेक्नोलॉजिकल चेंज की अगर बात की जाए, किसी काम को करने में ना कोई नया मेथड आ गया, ठीक है, कोई प्रोडक्शन करने में नया मेथड आ गया, कोई चीज़ को हैंडल करने में नई चीज़ें आ गई, है ना। अब मैंने कहा कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में पहले इतने मेरे हिसाब से मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 1000 व्यक्ति काम करते थे। जैसे ही कंप्यूटर आया, ठीक है, जो भी नोट्स हैंड रिटन बनाते थे या फिर जो फैक्ट्री के अंदर काम हाथों से किया जाता था वो मशीनें कर रही हैं, लोगों का टर्नओवर हो चुका है नहीं हो चुका, तो उनके लिए वो स्ट्रेस है कि उनकी जॉब चली गई है। अब क्या होगा भाई। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की अगर बारे में बात की जाए तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर मैं इंडिविजुअल के लिए बात करूं तो उनका इनकम लेवल कैसा है, उनके ऑर्गेनाइजेशन में या फिर अपने घर में डिमांड कितनी है और आपके पास है कितना, सप्लाई कितनी, महंगाई कितनी हो रही है और आपकी मंदी कितनी चल रही है। ये सभी फैक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, एक इंडिविजुअल की भी डेली लाइफ में इम्पैक्ट डालती है। अगर आपकी सैलरी टाइम पे ना मिले तो आप अपनी डिमांड को पूरा नहीं कर सकते, आप फैमिली की नीड को कंप्लीट नहीं कर सकते। अगर नीड कंप्लीट नहीं तो वहीं पे कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाता है। लीगल इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है कि जब आप गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते, फॉलो करने में थोड़ा सा इनकैपेबल होते हैं, तो यहाँ पे बोला गया है कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ द लॉ एंड द रेगुलेशंस इंटेंडेड टू कंट्रोल द बिजनेस ऑपरेशन। अगर आप उनको कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी लगनी शुरू हो जाती है, आपकी इमेज, जो आपकी रेपुटेशन है वो डाउन होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ऐसी न्यूज़ जल्दी फैलती है किसी रेपुटेड कंपनी की। नेक्स्ट आता है सोशल कल्चर एंड एथिक इन्वायरमेंट। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी भी सोसाइटी के अंदर आता है तो उसे ज़रूरी होता है कि अपनी सोसाइटी, उनके कल्चर, उनके एथिक्स के अकॉर्डिंग अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटी परफॉर्म करे। पता है इस बात का। अब मैं कहूँ कि आपको आपकी जॉब है अरुणाचल प्रदेश में लगी है, ठीक है, और वहाँ पे क्या आप नॉर्मल, जैसे कि हरियाणा पंजाब के अंदर जो खाना खाया जाता है, क्या उधर साइड ऐसा खाना खाया जाता है? नहीं। या फिर उनकी जॉब हमारे एरिया में आ जाए, उन लोगों की जॉब हमारे एरिया में आ जाए तो क्या होगा, दिक्कत होगी ना। तो क्या ऐसे ही चीज़ें एक कहीं ना कहीं टेंशन होनी शुरू हो जाती है। थोड़ी छोटी छोटी बातें जब शुरू हो जाती है ना कि हमें तो खाना भी अभी अच्छे से नहीं मिल रहा है, यहाँ पे इन्वायरमेंट भी ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो बागें हैं, फील्ड है वो है ही नहीं, यहाँ पे सारा इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। अरुणाचल प्रदेश वाले, उस नॉर्थ ईस्ट वाले लोगों को लगेगा, है ना। बट हमें क्या लगेगा कि उधर तो मार्केट भी नहीं है ना, वहाँ पर तो सारे के सारे पहाड़ी एरिया है। 1-2 दिन मन लग जाएगा, 3 दिन मन लग जाएगा, 1 महीना मन लग जाएगा। अगर वहाँ पे काफ़ी साल गुजारने हो तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी। सही बोल रही हूँ, सही बोल रहे हैं। अच्छा, कॉन्सिक्वेंस ऑफ द स्ट्रेस अब अपने हो गए हैं। क्या काजेज क्या थे, सब आगे हैं कि जब हमारी ऑक्यूपेशनल डिमांड कंप्लीट नहीं होती, ठीक है, हमारे वर्क की शिफ्टिंग हो जाती है, हमारा कैरियर के रिगार्डिंग कोई कंसर्न नहीं होता, रोल क्या होते हैं, अनक्लियर होते हैं, रोल कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, वर्क ज़्यादा हो जाता है, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट होता है, अपने आपसी रिलेशनशिप हो जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई चेंज हो रहा है, पुअर वर्किंग कंडीशन है। ये सारे के सारे मेजर कॉजेज हैं। इनको मैंने बीच में ऐसे बाइफर्गेट कर दिया, इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू और ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है। अच्छा, कॉन्सिक्वेंस, परिणाम क्या होगा स्ट्रेस का परिणाम क्या होगा? या तो आपकी प्रोडक्टिविटी एनहांस हो सकती है या आपकी प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो सकती है। प्रोडक्टिविटी एनहांस को क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं, डिस्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है।
समझ में आ गया? अच्छा, इसके अंदर प्रोडक्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, प्रोडक्टिविटी इसके अंदर एनहांस होती है पॉजिटिव में, नेगेटिव में कम होती है, ठीक है। अच्छा, इसका ये जो ग्राफ नज़र आ रहा है, अगर आप इसको ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं, मीन्स कि आपकी प्रोडक्टिविटी ग्रोथ है, ठीक है, एक्सपेंशन है, वो बढ़ रहा है, तो यहाँ पर क्या है, आप हंसते मुस्कुराते हुए आगे तक बढ़ने के लिए तैयार है, ठीक है। चाहे थोड़ा सा टेंशन होती है, एग्जाम क्लियर करने के लिए टेंशन होती है, बट उसके लिए आप पढ़ते हैं ना। यहाँ पर आते ही आप क्या होते हैं, थक जाते हैं। फैटिग्यू का मतलब होता है थकना। फिर आपका जो एंथुजियम्स है, जो आपका उत्साह है, वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है। जैसे ही नीचे गिरना शुरू होगा, आपकी एंजाइटी, आपको पैनिक होना शुरू हो जाओगे, आप गुस्से में आना शुरू हो जाओगे, ठीक है। आपके अंदर घबराहट या मैं कहूँ कि पसीना आना, जलन, ठीक है, इस तरीके की एग्रेसिवनेस आना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद आप क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, और आपका जो स्टेज है, स्ट्रेस का लेवल यहाँ खत्म हो जाएगा। तो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट होना। नेगेटिव के अंदर यहाँ पर दो चीज़ों के ऊपर, काफ़ी 4 चीज़ों के ऊपर इम्पैक्ट डलता है। फिजियोलॉजिकल पे इफेक्ट्स होते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पर आपको इम्पैक्ट डलता है, बिहेवियर पे इम्पैक्ट डलता है, या फिर मैं कहूँ कि ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्ट डलता है। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल के बारे में बात करेंगे, जहाँ पर आपकी बॉडी मूवमेंट के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। आपकी हार्ट बीट इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, आपको पसीना आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, आपके जो होठ है वो सूखने होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, या फिर आपको क्या है, आपके हाथ ऐसे कांपने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये सभी के सभी क्या है, चेंजेस आते हैं, ये नेगेटिव चेंजेस हैं। साइकोलॉजिकल के अंदर बात की जाए, साइकोलॉजिकल अंदर आ जाती है ये जो मैंने आपको पहले बताया, एंजाइटी, डिप्रेशन, नर्वसनेस, ठीक है, इरिटेशन होनी शुरू हो जाएगी, टेंशन होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये सारे के सारे मूड जो स्विंग होगा, ये सारे की सारी चीज़ें आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर में आएगी, ये मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, ठीक है। और जो कि कहीं ना कहीं जो टेंशन है, एंजाइटी और इमोशन है, ये किसका रूप ले लेती है, प्रोकास्टिनेशन का। प्रोकास्टिनेशन का मतलब क्या है कि आप डिले करना शुरू कर देते कामों को, कि यार आज नहीं कल करेंगे, आज ये था, मीन्स कि आप कहते हैं ना कि डिफेंस मैकेनिज्म का कंसेप्ट यूज़ करना शुरू कर देते हैं। मीन्स कि आप किसको ही अल्टरनेटिव ढूंढते हैं कि मैं ये ना इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि ना आज ना ये किसी और के ऊपर चीज़ें जो थोपते हैं ना कि हाँ ऐसा नहीं, ऐसा कहते हैं कि डर लग रहा था, नहीं मैं डरा नहीं था, मेरे साथ ये हो गया था। ऐसे कोई डॉगी किसी के ऊपर भौंक रहा है, कोई डर गया और मैं कहता हूँ कि मैंने तुम्हें देखा था, तुम डरे थे, तो कहते हैं कि नहीं मैं डरा नहीं था, मैं उसको देख रहा था। तो ये क्या होता है कि देख रहा था, या फिर मैं दूसरे बच्चों को बचा रहा था, ठीक है। 2 व्यक्ति चल रहे हैं एक साथ, साइड से कोई डेंजरस एनिमल जा रहा है, ठीक है, एक व्यक्ति उसके पीछे पीछे हो रहा है, ये भी आपकी डर का कारण दिखाती है, एंजाइटी को दिखाती है, ठीक है। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, डर दिखा रही है, एंजाइटी नहीं दिखाएंगे, डर दिखाएंगे। एंजाइटी का मतलब मैंने आपको बताया था कि ओवरथिंकिंग होना, है ना। अच्छा, बिहेवियर इफेक्ट का मतलब क्या होता है, बिहेवियर के अंदर इफेक्ट कैसा आएगा, स्ट्रेस होगा तो ऑब्वियसली बात है आपको भूख कम लगेगी, आपको नींद कम आएगी, ठीक है। आप उस स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए क्या करते हैं, अल्कोहल का यूज़ करना शुरू कर देते हैं, आप सिगरेट, बीड़ी, ये जो भी डालना यूज़ करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण आपको थोड़ा सा ये होता है कि रिलैक्स मूड फील हो जाता है ना। तो ये बिहेवियर के अंदर इफेक्ट आते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के इफेक्ट के अंदर क्या, जब भी नेगेटिव होगा तो ऑब्वियसली बात है एम्प्लॉय के साथ का जो रिलेशन है वो आपको दूर होता नजर आएगा। मीन्स कि एम्प्लॉय छुट्टियां लगाना शुरू कर देगा, एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, एम्प्लॉय की जो डिसीजन मेकिंग है वो कम होना शुरू हो जाएगा, है ना। मीन्स कि इफेक्टिव परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा। समझ पा रहे हैं। तो अल्टीमेट मैं ये कहूँगी कि जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस होंगे, नेगेटिव परिणाम होगा, वो बहुत ज़्यादा बुरा होता है, जो कि आपको सबसे पहले स्ट्रेस क्रिएट होता है, देन उसके बाद एंजाइटी होती है, देन उसके बाद आपको डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और अगर ये जो लेवल है बहुत हाई लेवल पे चला जाए तो आपको ज़रूरी है कि आप या तो किसी साइकोलॉजिस्ट से कंसर्न करें या फिर आपके डॉक्टर से कंसर्न करें, ठीक है। अच्छा, टेक्निक के बारे में बात करें तो टेक्निक ऑफ द मैनेजिंग द स्ट्रेस, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए सबसे बेस्ट मुझे लगता है मेडिटेशन, एक्सरसाइज, और तीसरा जो मैं इम्प्लीमेंट करती हूँ, टाइम मैनेजमेंट। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आप ये चीज़ें अच्छी होंगी ना तो आप सोएंगे भी अच्छा, ठीक है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी टाइम अच्छा स्पेंड कर सकते हैं, आप अच्छा खाएंगे, ठीक है, आपकी सोसाइटी के अंदर रिलेशनशिप भी अच्छे होंगे। अगर आप स्टार्टिंग आपको सुबह बड़ा अच्छा, ये कहते हैं कि सुबह से अच्छा चल रहा है तो शाम तक अच्छा होता है, ठीक है। चलो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ओके, मैं यहीं से समझाती हूँ, ठीक है, देन और अच्छे से मज़ा आएगा समझने में। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब क्या है कि एक ऐसे जगह पर जहाँ पर बिल्कुल शांति हो, एक मंद आवाज़ में धुन चल रही हो, आपका कंसंट्रेशन उसके ऊपर है, ठीक है, फुल्ली कंसंट्रेशन है,
और आप साथ में डीप ब्रीथिंग कर रहे हैं, ठीक है, सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उसके ऊपर कंसंट्रेशन है। सो आप सारी चीज़ों को बिल्कुल रिलीव करके चले जाएंगे। अगर आपको पता है, अगर आप करके देखेंगे, अगर आपको होता है थोड़ा बहुत स्ट्रेस, या फिर आपको वैसे भी लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहिए विदाउट स्ट्रेस भी, ठीक है, कभी कहेंगे स्ट्रेस होता है तभी मेडिटेशन करना चाहिए, नहीं, मेडिटेशन करने से आपकी जो डेली वर्किंग लाइफ है उससे आप बिल्कुल अलग हो जाते हैं, एक ऐसी इन्वायरमेंट में आते हैं जहाँ पर आप और एक वो प्रोसेस जो आप कर रहे हैं ब्रीथिंग का, ठीक है। एक्सरसाइज का मतलब क्या है कि आप फिजिकली फिट होंगे, ठीक है। आप जब भी किसी काम में कहते हैं ना कि बिजी हो जाओ, तो आपको ये नहीं पता चलेगा, आपको डर नहीं लगेगा, आपको ये फील नहीं होगा, वो फील नहीं होगा ना। बिजी जो व्यक्ति नहीं होते उनको बीमारियां लगनी शुरू हो जाती है। तो एक्सरसाइज करेंगे, आपकी बॉडी मूवमेंट होगी, आपकी जो ब्लड है वो सर्कुलेट होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के अंदर मूवमेंट होने वाली है, ठीक है। टाइम इन नेचर, टाइम इन नेचर का मतलब क्या है, रिलैक्स रहना, रिलैक्सेशन, सब काम रिलैक्स से करो, माइंड को बिल्कुल थोड़ा सा रिलैक्स रखना चाहिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं आज पढ़ूंगा नहीं तो कल मेरे नंबर भी नहीं आएंगे, ठीक है। अगर आप इन चीज़ों को प्रॉपर पहले इनकी लिस्ट बना लेंगे, मेक अ लिस्ट, ठीक है, किस चीज़ को आप ज़्यादा प्रायोरिटी देने वाले हैं। जैसे कि मेरा जो टाइम होता है प्रायोरिटीज़ देने का, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज पे होता है, दूसरा मेरे वर्क पे होता है जो कि मैं आपको पढ़ाती हूँ, ठीक है। अगर मैं इस तरीके को प्रॉपर मैं इनको अचीव कर पा रही हूँ तो ऑब्वियस ही बात है मैं कैसा फील करूँगी, रिलैक्स फील करूँगी। अच्छा, मैंने अगर अपना सारा काम कंप्लीट कर दिया है तो ऑब्वियस ही बात है मुझे नींद भी अच्छी आएगी, रात को सोते वक्त मुझे होगा कि हाँ आज मैंने सारा काम कंप्लीट कर लिया। अगर नहीं किया तो नेक्स्ट डे का क्वेश्चन मार्क पहले कंप्लीट करो, देन उसके बाद नेक्स्ट डे का टास्क कंप्लीट करो, ठीक है। भूख अच्छे से लगेगी आपको, ठीक है। और इवन आपकी सोसाइटी के अंदर आपकी अगर मम्मी आपको कोई काम दे रही है, पहले ही आपका काम कंप्लीट नहीं, आप ये कहेंगे कि मम्मी यार आपके काम नहीं होते पूरे, हैं हमारा काम तो होने दो पूरा, मम्मी कहेंगे सारा दिन तो लगी रहती है, होता है नहीं होता है, ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ सबके साथ होता है। तो यहाँ पे देखो टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस कैसे होता है मेंटेन। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, टाइम मैनेजमेंट, टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेंटेन करना। कैसे, कहाँ गया, कि आप लिस्ट बनाएं डायरी पर, जिस चीज़ को ज़्यादा आपको प्रायोरिटी देनी है उसके ऊपर स्टार लगा लीजिए या फिर ज़्यादा हाईलाइट कर लीजिए। आपको शेड्यूल बनाना होगा, आपको टाइम को एलोकेट करना होगा, बांटना होगा कि हाँ मुझे सुबह 5 बजे अगर मैं उठती हूँ तो 5 से 6 मेरा टोटल इस टाइम के लिए होना चाहिए, 6 से 7 मेरा, 6 से 8 जैसे मेरा 8 पढ़ाने का होता है, ठीक है। उसके बाद 8 से 9 बजे तक मुझे रेडी होना होता है, ठीक है। उसके बाद मेरी बाकी की पूरी लाइफ मतलब पूरा टाइम ऐसे ही शेड्यूल में होता है, ठीक है। फिजिकल मैनेजमेंट का मतलब क्या है, फिजिकली मैनेजमेंट का मतलब है कि आप सुबह उठ के एक्सरसाइज कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, जो भी आपको पसंद हो, ठीक है, योगा हो गया, कुछ भी जो कि आपको रिलैक्स करे, ठीक है, इंप्रूव करे आपके ब्लड सर्कुलेशंस को, टेंशन से रिलीफ लेके आए, ठीक है। ओवरऑल हेल्थ क्या होगी, इंप्रूव होगी। साइकोलॉजिकल जो आपकी मैनेजमेंट है वो कैसे होगी, आप रिलैक्स रहना शुरू हो जाएंगे, है ना। मेडिटेशन करने से सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट होता है कि आप रिलैक्स होते हैं, कि आपकी कंसंट्रेशन इनहेल और आउटहेल में होती है, ठीक है। दूसरा, आपके बिहेवियर में एक अलग से रूप नज़र आएगा, ठीक है। आप अवेयर होंगे कि मुझे अगर स्ट्रेस होता है तो कारण आप पता लगा लेंगे कि काज क्या है, मेन कारण क्या है जिसकी वजह से मुझे स्ट्रेस हो रहा है। अगर मुझे उस काज का पता चल जाए तो मैं उसको रिमूव करने की पूरी कोशिश करूँगी या नहीं करूँगी। अब मुझे जब स्ट्रेस होता है, जब मेरा टारगेट अचीव नहीं होता, ठीक है, लगातार मैं 2 दिन छुट्टी लगा लूँ और मेरे 2 दिन का काम मुझे तीसरे दिन कंप्लीट करना होता है, तीसरे दिन का भी काम करना कंप्लीट होता है, तो उस दिन मैं बहुत ओवरलोड हो जाती हूँ। तो ये कहीं ना कहीं मेरे बिहेवियर में नजर आता है। उस दिन मेरा मन नहीं करता किसी से बात करने का जब तक मेरा काम कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। कॉग्निटिव थेरेपी का मतलब क्या है, किसी आपको क्या करना है, आपको अपने विचारधारा के बारे में समझना होगा कि ऐसा में हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ठीक है। मीन्स क्या होता है ना कि जैसे कि साइकोलॉजिस्ट होते हैं जिसको ऐसी प्रॉब्लम होती है तो उनसे बातचीत करते हैं, उनकी बातों को समझते हैं कि अच्छा ये सोच इस तरीके से रहे, अच्छा इसकी ये प्रॉब्लम है, ठीक है। वो क्या करते हैं कि आपके इमोशंस को समझते हैं, ठीक है। इमोशंस को समझने के बाद अगर उसको कोई लूप होल लगता है तो उसके ऊपर पॉइंट आउट करते हैं कि हाँ जी ये कारण है आपके स्ट्रेस का, ये कारण आप डर रहे हो, ये कारण आपका ये। मीन्स कि उनसे जब तक बातचीत नहीं करेंगे ना कि अपने थॉट्स, अंडरस्टैंडिंग योर ओवन थॉट्स एंड इमोशंस हेल्प द मैनेजिंग द स्ट्रेस, आपके स्ट्रेस को मैनेज करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, आपके खुद के थॉट्स, आपके खुद के इमोशंस। तो इसलिए कहते हैं कि हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड में होना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं कि हमारे तो सिर में इतना दर्द रहता है, लगातार वैसे आई मीन बेकार में भी कहते रहते हैं, तो उनको होना शुरू हो जाता है ऑटोमेटिकली। योगा तो है ही है, बढ़िया है ना। तो साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंदर रिलैक्सेशन, बिहेवियर, सेल्फ कंट्रोल, ठीक है। और दूसरा कॉग्निटिव थेरेपी एंड देयर इज अ योगा, योगिक मैनेजमेंट। फोर्थ पॉइंट आ जाता है सोशल मैनेजमेंट। सोशल मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि आपकी जो सोशल रिलेशनशिप है,
फ्रेंड्स के साथ है, रिलेटिव्स के साथ है, फैमिली के साथ है, वो मेंटेन करके रखो। मेंटेन कब होगा? मेंटेन कब होगा? जब उनके साथ, ऑब्वियस ही बात है, जब उनकी बातों को आप समझोगे, वो आपकी बातों को समझोगे, एक दूसरे के बीच में डिस्प्यूट्स नहीं होंगे, तभी तो सोशल मैनेजमेंट होगा। सेल्फ अवेयरनेस मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि आप अपने बारे में सोचो, जैसे कि ये जो ब्लैक डायरी है, ये मेरे बारे में सारी की सारी, ये मेरी सेल्फ अवेयरनेस है, सेल्फ मैनेजमेंट है मेरा। क्यों? क्योंकि इसमें सारी की सारी चीज़ें वो लिखी हुई है जो कि कहीं ना कहीं मैंने कभी अचीव नहीं किया, कुछ गलतियाँ रह गई है, ठीक है, लूप होल्स हैं, ठीक है, ड्रॉबैक्स हैं, ये सब चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई है। अपने आप का सेल्फ ऑडिट करो। ऑडिट का मतलब होता है चेक करना, ठीक है, पर्सनली ऑडिट करो या किसी और से अपनी बातें बताओ, वो अपने आप बता देगा। इंटरपर्सनल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? स्ट्रेस आर क्रिएटेड ड्यू टू देयर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग। जब ये होता है ना कि आपकी और मेरे बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कई बार ऐसा बहुत सारे आपने घर में भी देखा होगा, मैंने तो सुना ही नहीं था मम्मी, आपने ये कहा था, है ना, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। मुझे लगा कि हाँ, अगर ये बोला है ना कि ऑर्गेनाइजेशन में 5 एम्प्लॉई है, एक एम्प्लॉय ने, और वो किसी एक की तरफ देख रहा था, ठीक है, और उसने कहा कि ये टारगेट होना चाहिए, बाकी क्या कहेंगे, ये तो तुम्हें को ही कह रहा था, आई होप तुम्हें ही देख रहा था, हमें तक तो एक बार भी नहीं देखा। तो ये इनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, जब तक एम्प्लॉयर ये नहीं कहेगा कि तुम सबका काम है या फिर अकेले पर्सन का काम है, ठीक है। ये हो गया एक इंडिविजुअल स्ट्रेस, जो कि आपको अपनी लाइफ में ये कहते हैं ना कि क्लियर मैसेज होना चाहिए, ठीक है। अनक्लियर नहीं होगा तो ऑब्वियस ही बात है स्ट्रेस क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेस के बारे में बात की जाए, सिलेक्शन प्रोसेस है। अगर ये बोला जाए, ये मेरे साथ हुआ था, ये फिलहाल मैं आपको बता दूँ, जब मेरी गवर्नमेंट जॉब के लिए लेटर आया था, अरुणाचल प्रदेश का, वही मैं एग्जांपल दे रही थी ना तुम्हें, अरुणाचल प्रदेश से मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया था, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आया था, और वहाँ पे उस टाइम ये बोला था हिंदी एंड इंग्लिश, ये 2 लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। ओके, अब अरुणाचल प्रदेश में ऑब्वियस ही बात है थर्ड लैंग्वेज भी होगी, उनकी नेटिव लैंग्वेज जिसे हम कहेंगे, है ना। वैसे नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश है उनकी, बट उनकी जैसे कहते हैं ना कि हरियाणा के अंदर हरियाणवी है, पंजाब के अंदर पंजाबी है, लिखनी भी आनी चाहिए, पढ़नी भी आनी चाहिए, है ना। महाराष्ट्र के अंदर मराठी है, गुजरात के अंदर गुजराती है। तो इस तरीके से वहाँ पे भी कुछ आदि पता नहीं ऐसे नाम की कोई लैंग्वेज थी, वो आनी चाहिए थी, ठीक है। अब मुझे ये बिल्कुल क्लियर ही नहीं था कि हम ये है, बट मैंने इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने वो एग्जाम क्रैक किया था। सो कहीं ना कहीं मेरे को ये प्रॉपर नहीं पता कि सिलेक्शन और प्लेसमेंट की जो पॉलिसी है कैसी है। अगर वो सिलेक्शन प्रोसेस की जो पॉलिसी है अनक्लियर होगी, अनमिसमैच होगी, तो ऑब्वियसली बात है स्ट्रेस मुझे उस दिन, वो ड्यूरेशन जो था, वो टाइम जो था मेरे लिए कहीं ना कहीं ये होता है ना कि गवर्नमेंट, वो भी सेंटर की जॉब आप नहीं कर पा रहे थे ड्यू टू देयर इज अ कम्युनिकेशन बैरियर, ठीक है। गोल सेटिंग क्या होगा, क्लियर नहीं होता। अटेनेबल गोल होगा तो ऑब्वियसली बात है आप इजीली कर सकते हो। अगर आप अपने गोल की सेटिंग प्रॉपर क्लियर करेंगे कि हाँ, जैसे मेरा होता है डेली की आपको यूट्यूब पे 2 क्लासेस प्रोवाइड करना, साथ ही साथ बाकी के बच्चे जो 6 सब्जेक्ट है मुझे ऑफलाइन पढ़ाने होते हैं। मुझे मेरे जो कंसेप्ट है वो क्लियर है, मुझे 8 क्लासेस तो कम से कम डेली में लेनी ही लेनी, तो मैं इस चीज़ के लिए हमेशा रेडी रहती हूँ, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन नहीं होती, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होती। अब मुझे एकदम से बोला जाए कि आपको क्लास लेने कहीं और जाना है, ठीक है, आउट ऑफ स्टेट जाना है, तो कहीं ना कहीं मेरे लिए हर्डल क्रिएट होने वाली है, फ्रस्ट्रेशन होने वाला है, कि जो मैं सोच रही थी वैसा ना होकर कोई और कुछ हो रहा है, उसे बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन। जॉब एनरिचमेंट, जॉब डिज़ाइन, अब मुझे ये क्लियर है कि जैसे ही मैंने ये ऑब्जेक्टिव क्लियर कर दिया, मैंने 1 साल तक लगातार ऐसे काम करूंगी, तो ऑब्वियसली बात है मेरा प्रमोशन क्या है, बी पोस्ट से वो ए पोस्ट पे हो जाएगा। एनरिचमेंट का मतलब होता है कि आपकी जॉब के अंदर, जो प्रोफाइल के अंदर एनहांसमेंट होनी, ठीक है, रोल की क्लैरिटीज होनी, ठीक है। मैं कॉमर्स पढ़ाई तो मैं कॉमर्स ही पढ़ाऊंगी, ठीक है। कम्युनिकेशन एंड द काउंसलिंग की सेशन है, कभी कभी क्या होना चाहिए, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन, ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए, जिससे कि होता है ना कि जो अनक्लियर एम्बियसिस जो मैसेज होते हैं वो क्लियर हो जाए कि आप कह रहे हैं, मैंने समझा था कुछ, वो इनडायरेक्ट कह रहे हैं, मैं डायरेक्टली कुछ और नहीं समझ पाई, ठीक है। आपको काउंसलिंग सेशन प्रोवाइड करने चाहिए, क्यों, क्योंकि देखो इंटरटेनमेंट भी होना चाहिए कि हाँ कुछ चीज़ें जो एक्सटर्नल जो बाहर चल रहा है इन्वायरमेंट में, हमें उसके बारे में नॉलेज भी होनी चाहिए। कैरियर प्लानिंग और डेवलपमेंट के रिगार्डिंग भी सेशन होने चाहिए कि हाँ तुम्हारा कैरियर इसमें है, तुम्हारा कैरियर इसमें हो सकता है, तुम्हारा कैरियर इसमें हो सकता है, तुम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इनको सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। डेमोक्रेटिक लीडरशिप का मतलब क्या है कि आपको एंगेज करे कि हाँ तुम्हें डिसीजन लेना आना चाहिए, तुम्हें एक कहते हैं ना कि इनिशिएटिव्स, आपके अंदर एक पहल की भावना होनी चाहिए कि हाँ मैं डिसीजन ले पाऊँ, ठीक है। एनकरेज करें पार्टिसिपेट करने के लिए किसमें, डिसीजन मेकिंग में। क्रिएट अ सपोर्टिव वर्क इन्वायरमेंट, जिसके कारण उनका स्ट्रेस रिड्यूस हो सकता है। अगर आपको आपकी बातों को ही नहीं सुना जाएगा, आपकी बातों को टोटली इग्नोर किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस होगा,
कि हाँ ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ तो कोई एम्प्लॉय की तो कोई इज्जत ही नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट के बारे में बात कीजिए, जो पॉलिसी है, जो उसका स्ट्रक्चर है, जो गोल है, जो प्रोसेस है, सिंपल होनी चाहिए, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए, कोई नहीं उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला। फिर वेलनेस प्रोग्राम होना चाहिए, मीन्स कि वर्कशॉप होनी चाहिए, फिजिकल एंड मेंटल जो हेल्थ के रिगार्डिंग आपकी क्या होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि जब हम कॉलेज में होते थे ना, हमारे लिए वर्कशॉप लगती थी कि 7 दिन में से 1 दिन छुट्टी होती थी संडे की, 6 दिन में से 1 दिन हमारा क्या होता था, वो भी बुधवार को स्पेशली वर्कशॉप होती थी हमारे कॉमर्स के स्ट्रीम से रिलेटेड, ठीक है। कोई फैक्ट्री है, उसमें कैसे सामान बन रहा है या फिर कैसे सामान बनाया जाता है, उनके ऊपर हमारा हफ्ते में 1 बार होती थी, मीन्स महीने में 4 बार, मीन्स कि हमारी एक एनर्जी अलग होती थी उसको अटेंड करने की, ठीक है। और वर्किंग कंडीशन भी बहुत 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 ज़्यादा मैटर करती है जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, ठीक है। ये टेक्निक्स हैं जो कि आपको रिमूव करती है, आपके स्ट्रेस को रिमूव करती है, ठीक है। लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस आए हुए थे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी चेकआउट कर सकते हैं चैनल पर विजिट करके, राइट। ओके, लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर आप देख पा रहे होंगे कि इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन एंड द फैक्टर्स को बताना है जो कि आपके स्ट्रेस के कारण बनता है, स्ट्रेस काजेज के पूरा दोनों बताने, इसमें टेक्निक बतानी है। ये दोनों मेन क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम में आए हुए थे। बहुत कॉमन सा टॉपिक था, बट ना ही इतना मुश्किल था, बट हाँ लॉजिकली था, ठीक है। समझ पा रहे हैं? आई होप अब ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अगर आप इस चैप्टर के नोट्स लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। ₹9 आपको पे करना होगा इस चैप्टर के पर्टिकुलर चैप्टर के लिए। व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी दोनों डिस्क्रिप्शन में गिवन है। टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर लेना, हमारी टीम आपको जल्दी रिस्पॉन्स देगी कि कैसे आप इनको नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट चैप्टर मोटिवेशन, जो कि वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ये चैप्टर से बहुत मतलब ये होता है ना कि 2 साल में 1 बार आया है, कभी कभी 2 बार आ चुका है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। अगर आप इसको करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करवाए थे। बच्चे कह रहे थे कि मैम सारे चैप्टर करवाओ, तो इस वजह से अब की बार मोर पॉसिबिलिटी रहेगी कि मैं बहुत कम चैप्टर आपको छुड़वाऊँ, ठीक है। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, मोटिवेशन वाले चैप्टर के अंदर। ओके, चलो तो।